हाय एवरीवन। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था, है ना। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 4 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है 1, 2, 3 एंड 5 और इनको रिस्पेक्टिवली 10% प्रॉफिट, 5% लॉस, 20% प्रॉफिट और 12% लॉस में बेचा जाता है। तो पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट या लॉस का परसेंट क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं पता है ना, उनके रेशियोज पता है। कॉस्ट प्राइस की 4 वस्तुएं हैं, उनके कॉस्ट प्राइस के रेशियोज पता है। तो हम ये मान लेते हैं कि यही इनका कॉस्ट प्राइस है। ठीक, 1, 2, 3 और 5। तो अगर 1 रुपये पहली वस्तु को देखो, अगर पहले पे 1 रुपये की कॉस्ट प्राइस है और उसको 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, ठीक है ना, 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1 × 10/100। ठीक है ना, 100 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरे में क्या हो रहा है, ऐसे दूसरे में कर दो +2 × अब यहाँ पे 5% का लॉस है तो -5 +3 × कितना है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है तो यहाँ पे 20 और +5 × यहाँ फिर 12% का लॉस है तो यहाँ पे फिर -12। ठीक है, अब हमें निकालना है कुल लाभ या हानि का परसेंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकाला हुआ है, ये कितने कॉस्ट पे निकाला हुआ है, 2, 1, 3, 3, 6 और 6, 5, 11। ठीक है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 11। टोटल हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 11 की कॉस्ट प्राइस पे हमने टोटल प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ जाएगा 10 - 10 + 60 और -60/11। तो यहाँ से तो सब कैंसिल आउट होके कितना आ गया 0। तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं। ठीक है ना, तो जब भी ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, अगर 4 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है, 4 हो 3 हो कुछ भी हो, तो सीधे सीधे उसके प्रॉफिट और लॉस परसेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट, नेट परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू आती, मान लो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 22 आ जाती, तो 22 अपॉन क्या करते 11 करते। ठीक है ना, तो कितना हमारा आ जाता 2% का प्रॉफिट आ जाता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमने बोला कि 100 हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ भी 100 करते, यहाँ भी 100 करते, तो 100 क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। इसलिए 100 को हमने स्किप कर दिया था। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एप्पल्स आर ब्रॉट एट 100 फॉर ₹10। 10 रुपये में 100 के हिसाब से सेब खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 10 रुपीज़ और यहाँ पे कितने मिल गए, 100 एप्पल्स मिल गए। बोल रहा है कि प्रति 140 सेब को किस दर से बेचा जाए कि 100 रुपये पर होने वाला लाभ 125 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है ना, बेचना है आपको 140 को कितने रुपए में, ये पूछा जा रहा है कि 140 सेब को कितने रुपए में बेचा जाए कि टोटल ट्रांजैक्शन जब आपका 100 रुपये हो जाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितने के बराबर हो जाए, सेलिंग प्राइस ऑफ 125 एप्पल के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, 10 रुपये के 100 एप्पल्स मिल रहे हैं, तो टोटल ट्रांजैक्शन में कितने पैसा लगाना है, 100 रुपये। तो पहले ये देख लेते हैं कि 100 रुपये में कितने एप्पल मिलेंगे। तो 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे 1000 एप्पल्स। अब पूछ रहा है कि गेन द रेट पर 140 एट विच दे मस्ट बी सोल्ड सो दैट द गेन ऑन ₹100। अब इस 100 रुपये में कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 125 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। इस 100 रुपये में प्रॉफिट आपको होना चाहिए, प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 125 एप्पल्स
ठीक है ना। 100 रुपये में जो प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 125 एप्पल हो रहा है। या हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि 1000 एप्पल बेचने पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 125 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 125 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर तो प्रॉफिट हो गया। तो बचा क्या, बचा आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1000 में से 125 अगर घटाओगे तो आ जाएगा 875 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। कॉस्ट प्राइस यही तो आएगी ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 एप्पल। ठीक है, क्योंकि 125 तो आपका प्रॉफिट हो गया तो बचा आपका कॉस्ट रहा होगा। ठीक है, अब हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। निकालना है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। 1000 सेब लेके हम चल रहे हैं, ठीक है ना, 1000 एप्पल्स लेके हम चल रहे हैं। तो 1000 एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना है, ऐसे लिख लो, 1000 एप्पल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1000 सेलिंग प्राइस, हमने ये लिख लिया। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, वैसे तो 1000 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, बट हमें सेलिंग प्राइस के टर्म्स में लिखना है क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस तो पता नहीं है। तो सेलिंग प्राइस के टर्म्स में अभी हमने निकाला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 एप्पल्स वो कितनी आई है, 875 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 875 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। अब ये सेलिंग प्राइस से कैंसिल हो जाएगा और टोटल अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 से तो 25 दिया 75, 25 पंचे 125 या फिर आ जाएगा 8/7। ये तो आ जाएगा ना, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 8/7। अब देखो तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अगर हम प्रॉफिट यहाँ से निकालेंगे तो प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है, देखो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 1 आ गई और ये कितने पे है प्रॉफिट, 1 7 पे। 7 रुपये के सामान पे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 140 सेब को किस दर से बेचा जाए। ठीक है, तो पहले ये निकाल लो कि 140 जो एप्पल्स हैं उनकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 एप्पल्स क्या है, 10 रुपये के 100 मिल रहे थे, तो अगर 140 सेब खरीदोगे तो आपको 14 रुपये देने पड़ेंगे। यही तो आएगा ना। अब 7 रुपये में 1 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है तो 14 रुपये में 2 रुपये प्रॉफिट होगा, यही तो होगा ना। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 7 रुपये के सामान को 8 रुपये में बेचा जा रहा है, 7 रुपये के सामान को 8 में बेचा जा रहा है, तो 14 रुपये के सामान को आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 16 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो अगर आप 16 रुपये में बेच देते हो, 14 रुपये में आपने 140 एप्पल खरीद लिए, उसको आपको 16 रुपये में अगर बेचोगे तो आपको इस हिसाब से प्रॉफिट होगा, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक खिलौने पर 14% छूट देने के बाद 860 रुपये में बेचा गया। ठीक है ना। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है यदि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5 और 4 का है। ठीक, तो देखो यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे इसको लिख लो। एमपी और सीपी का रेशियो आपको दिया है 5 और 4 का। ठीक है, उसके पहले क्या बोला है कि 14% डिस्काउंट में बेचने पर 860 रुपये का बेचा जाता है। डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आती है वो आती है सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस होगी 14% का डिस्काउंट, और जैसे ही डिस्काउंट आपने देखा 100 में से 14 घट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 86। तो सेलिंग प्राइस जो आएगी वो मार्क प्राइस से कम आएगी, कम के लिए कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो मार्क प्राइस कितनी आएगी, मार्क प्राइस ही तो निकालनी ना। ये सेलिंग प्राइस दी है 860, तो यहाँ पे 860 लिख दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 860 × 100 / 86 =
मार्क प्राइस, इसको कैंसिल हो जाएगा। तो मार्क प्राइस आपकी आ गई 1000 रुपये। ठीक, 1000 मार्क प्राइस आ गई। यहाँ पे एमपी की वैल्यू 1000 रख दो। 1000 अगर आप रखोगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? कॉस्ट प्राइस के लिए 4/5 MP, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 800। ठीक है, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3:2। ठीक है, जैसा दिया है वैसा लिख लो। दिया है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3 और 2। ठीक, अब पूछ रहा है कि द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड, इस पर दी गई छूट और अर्जित लाभ का अनुपात दिया है। अब याद करो, हमने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट आपको बताई थी कि अगर किसी वस्तु पर कुछ छूट देने के बावजूद प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ से हमें डायरेक्ट ये एक रिलेशन मिलता था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, और ये रिलेशन कितना होता था? जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे हम उतना माइनस कर देते थे जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे रेशियो दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया है ना, 4 और 7 का रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया है? रेशियो दिया है कि डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट का रेशियो दिया है 4/7। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से कि डिस्काउंट हमारा 4x है और प्रॉफिट हमारा 7x है। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन ये दी है और एक इन्फॉर्मेशन ये दी है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से देखो, अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट लगाओ आप कि 4x% डिस्काउंट देने के बाद भी 7x% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, किसी वस्तु पे 4x% छूट देने के बावजूद 7x% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से ये रेशियो हमारे पास डायरेक्ट निकल के आएगा, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा? 100 में से 100 में ऐड करेंगे प्रॉफिट वाला पार्ट, क्योंकि मार्क प्राइस ज़्यादा होगा, और कॉस्ट प्राइस के लिए 100 में से उतना डिस्काउंट वाला पार्ट घटा देंगे। ठीक, एक मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो इधर है और दूसरा हमारे पास इधर है, दोनों को बराबर कर दो। ये बराबर हो जाएगा 3/2 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ पे 14x, यहाँ पे 300 माइनस 12x। ठीक है, 12 को इधर कर दो, 200 को इधर कर दो, तो 14 12 26, 26x की वैल्यू आ गई आपकी 100, या फिर x की वैल्यू आ गई 50/13। पूछ क्या रहा है? प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना, प्रॉफिट परसेंट। तो x की वैल्यू आ गई और प्रॉफिट परसेंट हमारे पास हमने कितना माना हुआ था? 7x माना था। तो यहाँ से लिखो कि परसेंटेज प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/13 × 7। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 350/13। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो 26 और 4 5 4 9 90 हो गया, 13 7 91, यहाँ जाएगा 12 120 और 13 9 117, 26.92 आएगा, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करने पे राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर आपका आएगा 26.92% उसका प्रॉफिट परसेंट था, या फिर 350/13। ठीक है, ये समझ गया ना कैसे हमने स्टेटमेंट बनाया? हमारे पास डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, और हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि अगर किसी वस्तु को 4% डिस्काउंट देने के बाद भी 7% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे पास रेशियो ये निकल के आता है। ठीक है, इसमें 7x ऐड करेंगे, जितना प्रॉफिट वाला पोर्शन ऐड कर देंगे, और डिस्काउंट वाला परसेंटेज हम इसमें से 100 में से घटा देते हैं, और इसको बराबर कर दिया हमने 3/2 के, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि एक मार्ट
एक शर्ट पर 25% की छूट दे रहा है। इसके अलावा अगर कोई 3 शर्ट खरीदता है तो उसे एक शर्ट मुफ्त दी जाती है। चेतन इस ऑफ़र का लाभ उठाने गया और 3 शर्ट खरीद ली। चेतन को कुल कितना छूट प्रतिशत मिला? ठीक है, तो मान लेते हैं कि उस पर जो मार्क प्राइस थी एक शर्ट पे वो 100 रुपये थी। 100 रुपये उस पर मार्क प्राइस है शर्ट पे। अब अगर कोई एक शर्ट पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है तो उस सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी आएगी? सेलिंग प्राइस 75 की आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या ऑफ़र है? ऑफ़र ये है कि अगर आप 3 शर्ट खरीदते हो तो एक शर्ट आपको फ्री में दी जाएगी। ठीक है, तो मान लो हमने 3 शर्ट खरीद ली। ठीक है, 3 शर्ट खरीद ली तो 25-25 के डिस्काउंट के हिसाब से तीनों शर्ट की जो सेलिंग प्राइस आएगी वो तो ये आएगी। बट इसके अलावा आपको एक शर्ट और मिल रही है, एक शर्ट आपको और मिल रही है, वो मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी सेलिंग प्राइस 0 है। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या आप समझ पाते हो कि 4 शर्ट जिस पे 100 रुपये जिसकी प्राइस है वो आपको मिल कितने में रही है? 225 में। ठीक है ना, यही तो वो निकल के आ रहा है कि 400 रुपये का सामान यहाँ से टोटल आ गया 400 और ये मिल रहा है आपको 225, 75, 75 और 75। तो 400 रुपये का सामान आपको 225 में मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया आपको? 400 का सामान 225 में मिल रहा है तो डिस्काउंट आ गया 175 का। ठीक है, ये डिस्काउंट 175 कहाँ से मिल रहा है? 400 रुपये में से। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको सिंप्लीफाई करो, 43.75%। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एक स्टोर पर एक शर्ट 25% की छूट देता है। इसके अलावा अगर कोई 3 शर्ट खरीदता है तो एक शर्ट मुफ्त देता है। शर्ट पर मार्कअप परसेंट क्या होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 3 शर्ट खरीदता है तो स्टोर मालिक को 35% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना, आधा क्वेश्चन तो पुराना ही है और एक पार्ट इसमें ऐड हो गया है। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन पहले देख लो एक बार फिर से। जब कोई आदमी 3 शर्ट खरीदता है तो उसको इफ़ेक्टिव जो डिस्काउंट परसेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 43.75%। ठीक है ना, 43.75%। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो जो यहाँ पे स्टोर का ओनर है, जो स्टोर मालिक है, वो क्या कर रहा है? वो 400 रुपये के सामान को 225 रुपये में बेच रहा है। यही तो ना, 400 रुपये के सामान को 225 रुपये में बेच रहा है। लेकिन इसमें जो एक एडिशनल पार्ट क्वेश्चन में है वो ये बोलता है कि ऐसा करने के बावजूद उसको 35% का प्रॉफिट होना चाहिए। समझ गए ना बात? तो अब देखो जब 400 रुपये के सामान को 225 में बेचता है तो उसको डिस्काउंट कितना देना पड़ता है? ओवरऑल 43.75%। प्रॉफिट अब उसको कितना चाहिए? 35%। अब देखो हमारा स्टेटमेंट बन गया कि 43.75% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 35% का प्रॉफिट चाहिए। तो बस लगा दो, स्टेटमेंट हमारा बन गया। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? कितना प्रॉफिट चाहिए उसको? 135 ऐड हो जाएगा ना, 35% प्रॉफिट दिखाता है कि 100 + 35 एंड 43.75% का डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? 43.75 यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये आ जाएगा 135 और यहाँ पे आ जाएगा 56.25, है ना? ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 का 100, यहाँ पे आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125। एक बार और 5 से काटो तो
5 10 में 50, 5 8 40, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 पचे 25। अब इसको काट दो आप 9 से, 9 पचे 45 और 9 से आएगा ये 12 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आ गया 12/5। पूछा जा रहा है कि कितना मार्कअप परसेंट होना चाहिए, है ना। कितना मार्कअप परसेंट का अर्थ हुआ कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जो है कितनी परसेंट बढ़ा के लिखी जानी चाहिए। तो जब कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितनी है 12, तो कितना बढ़ा के लिखा जा रहा है 7। कहाँ से बढ़ा के लिखा जा रहा है कॉस्ट प्राइस से, कितना परसेंट हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 120%। उसकी जो मार्कअप होनी है वो कॉस्ट प्राइस से 120% ज़्यादा बढ़ा के उसको रखनी पड़ेगी। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन तो इधर हमने सॉल्व किया और आधा क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया था। ये पार्ट तो हमने यहाँ से डायरेक्टली कॉपी किया ना यहाँ पे, तो अगर पूरा करना होता तो वो भी आपको निकालना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बढ़ें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक विक्रेता 400 पैकेट कुकीज़ बेचता है एक रिटेलर को। एक डीलर है, रिटेलर को कुकीज़ बेचता है, 400 पैकेट कुकीज़ बेचता है, और वो जो कुकीज़ बेचता है वो किस रेट से बेचता है, एट द मार्क प्राइस ऑफ 360 पैकेट्स। ठीक है ना, 360 पैकेट पे जो मार्क प्राइस है उतने ही दाम में वो 400 पैकेट देता है रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है, उस पर 1% का डिस्काउंट देके वो सामान बेचता है। तो पूछा जा रहा है कि रिटेलर का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है ना, तो रिटेलर को लेके चलते हैं। रिटेलर बेसिकली दुकानदार है, तो रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस है, ऐसे लिख लो, रिटेलर का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 400 कुकीज़ के लिए हम देख रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस ऐसे लिख लो 400 पैकेट्स। 400 पैकेट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 360 पैकेट्स के मार्क प्राइस के बराबर। ठीक है ना, ऐसा लिख लो, मार्क प्राइस ऑफ 360 पैकेट्स। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, रिटेलर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1% डिस्काउंट पे बेच रहा है ना, 1% डिस्काउंट पे बेच रहा है, डिस्काउंट ऑफ 1% पर पैकेट, हर एक पैकेट पे 1% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो बेचेगा वो 400 पैकेट, क्योंकि वो खरीद के लाया है कितने पैकेट, 400 पैकेट खरीद के लाया है। तो 400 पैकेट का जो मार्क प्राइस होगा उस हर एक मार्क प्राइस पे वो 1% का डिस्काउंट देगा। 1% का डिस्काउंट देना का अर्थ हुआ कि वो 99% में बेचेगा, जो भी वहाँ पे मार्क प्राइस रही होगी। तो इस हिसाब से ये उसकी टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई, 400 पैकेट्स की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गई और 400 पैकेट्स की सेलिंग प्राइस आ गई। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कर दो, यही तो चाहिए था, इसीलिए तो हम निकाल रहे थे। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 400 टाइम्स मार्क प्राइस ऑफ 1 पैकेट इंटू 99/100, और पूरे को डिवाइड कर दो। कॉस्ट प्राइस 400 पैकेट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये आपकी है 360 पैकेट्स की मार्क प्राइस के बराबर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, आ गया 4 इंटू 99/360, या फिर हो गया 336 आएगा, कितना आएगा 396 आएगा, 396/360। सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 396, कॉस्ट प्राइस है 360। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया, कितना प्रॉफिट, यहाँ से कितना ज़्यादा है, ये 36 ज़्यादा है, और ये कहाँ से 360 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ये आ गया 10, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो टोटल प्रॉफिट आ गया उसका 10%, ऑप्शन सी।
ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन 28 क्या कहता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 8 है और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो दो रेशियो दिए हैं। ठीक है, लिख लो पहले क्या क्या दिया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है 5 और 8 का। आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये कहता है कि डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 3 और 5 का है। ठीक है, इसको भी लिख लो, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट कितना आ गया, 3 और 5 का। जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमें, हमने लिख ली। यहाँ से अगर आप देखो, ठीक है ना, इसको हम सीधा सीधा लिख दें। सीधा लिखेंगे तो हो गया सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 8/5। यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस ये दिखाता है कि 3 हमारा प्रॉफिट है और यहाँ प्रॉफिट है 5 का। तो ऐसा करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन में प्रॉफिट हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास एक कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे हमें इस पूरे रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेशियो फाइनली क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 40 और ये हो गया 25। अब प्रॉफिट कितना हो गया, 25 और 40 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15। यहाँ भी ऐसे ही कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आएगा 9/15। यहाँ भी प्रॉफिट 15 हो गया, यहाँ भी प्रॉफिट 15 हो गया। ठीक है ना, दोनों जगह प्रॉफिट क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 40, कॉस्ट प्राइस है 25, ठीक है ना, और इस हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट है 15 का। इसके साथ एक चीज़ है, जो डिस्काउंट है ये है 9 का। तो डिस्काउंट देने के बाद ही सेलिंग की जाती है। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद ही सेलिंग की जाती है। तो अगर 9 रुपये डिस्काउंट देने के बाद 40 रुपये में बेची जा रही है, इसका अर्थ हुआ कि उस पर मार्क प्राइस कितनी रही होगी, पहले 49 रही होगी। ये तो हुआ ना, मार्क प्राइस 49 हो गई। अब निकाल लो परसेंटेज डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कहाँ से डिस्काउंट दिया जा रहा है, 49 से। परसेंटेज डिस्काउंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा 900/49, और इसको सिंप्लीफाई और कर दो तो एक कितना आ गया, 41, 410 ये जाएगा 8 बार, है ना, 0.3 है कोई ऑप्शन, 18.36। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, जैसे जैसे दिया जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। और ये देखो कि पूछा क्या जा रहा है। अगर डिस्काउंट परसेंट पूछा जा रहा है तो इन दोनों इक्वेशन से हमें पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है 9, और यहाँ से हमने निकाल लिया मार्क प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ से मार्क प्राइस आ गई, वहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकाल लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 2 वस्तुएं एक ही कीमत पर खरीदी जाती हैं। एक वस्तु पर दुकानदार को 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा जा रहा है। ठीक है ना, देखो एक पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% प्रॉफिट इंडिकेट करता है ना, कि 10 में अगर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखें तो आएगा 110/100 या फिर 11/10। ऐसे ही 10% लॉस क्या इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा 90/100 या फिर 9/10।
पूछ रहा है कि दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 10 है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस 10 है, तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 20। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें टोटल सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 11 का, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 9 का, तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा आपका 20। कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 20, तो इस हिसाब से उसको कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर हम एलिगेशन से करना होगा, एक तरफ 10% का प्रॉफिट, एक तरफ 10% का लॉस, मान लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल X% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो आती है रेशियो जो आती है वो कॉस्ट प्राइस की आती है, क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यहाँ पे जो रेशियो है 1:1 का रहेगा। ठीक है, अब देखो ये 10% का प्रॉफिट है, X यहाँ पे क्या होगा, 10 से छोटा होगा, तो X - 10, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, X यहाँ पे बड़ा होगा तो X + 10 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो एक बार और माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर आप रेशियो निकालोगे यहाँ से, तो X + 10/10 - X = 1/1, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और 2x की वैल्यू आ गई 0, या फिर x की वैल्यू आ गई 0, तो x ओवरऑल मतलब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया, 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट इज 0। इस हिसाब से आप किसी भी मेथड से कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक लेन देन के दौरान एक व्यापारी 10% लाभ का दावा करता है। ठीक है ना, व्यापारी बोलता है कि मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में, लेकिन उसने किया क्या था, गलती से उसने लाभ जो परसेंट निकाला था वो सेलिंग प्राइस में निकाल ली थी। अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट वो क्या बोल रहा है, 10%। ये क्या इंडिकेट करता है कि एक उसका प्रॉफिट है जब उसकी कॉस्ट प्राइस 10 है, यही तो परसेंटेज प्रॉफिट इंडिकेट करता है ना। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, जब तक कुछ और क्वेश्चन में ना बोला जाए हम यही मान के चलेंगे कि वो कॉस्ट प्राइस में निकाली जा रही है। ठीक, तो ये 10% के प्रॉफिट के हिसाब से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये जो इसने परसेंटेज प्रॉफिट निकाली थी ये कॉस्ट प्राइस पे ना निकाल के सेलिंग प्राइस पे निकाली थी। तो 10% की प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे निकालोगे आप तो ये प्रॉफिट बनेगा, और इस बार ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ना होकर ये सेलिंग प्राइस बनेगा। यही तो हो रहा है ना। उसने निकाली क्या थी, गलती से उसने लाभ प्रतिशत की गणना सेलिंग प्राइस पे कर ली थी, तो इस बार नीचे क्या रहेगा, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस रहेगा। अब देखो 10 रुपये की सेलिंग प्राइस है, 1 का प्रॉफिट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 9 की रही होगी। कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 9 की। क्यों, 9 का खरीद रहा है, 10 का बेचेगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो निकाल लो, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है उसको 9 से, ना कि 10 से, क्योंकि 10 का जो प्रॉफिट था उसने वो गलती से निकाल लिया था। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका 100/9 या 11.11। ये तो आएगा ना 11.11%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 10% लाभ का दावा करता है व्यापारी, गलती से उसने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ भी एक बार और, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 20% लाभ होता है और ये लाभ क्रय मूल्य पर है। ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत कमी करने पर प्रतिशत लाभ समान रहेगा। देखो एक बार प्रॉफिट है आपका परसेंटेज प्रॉफिट, वो जो 20% है ये कॉस्ट प्राइस पे है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट को आप सेलिंग प्राइस पे निकालना हो, ठीक है ना, और वो सेलिंग प्राइस पे कब कैसे निकालना है,
कि जो परसेंटेज प्रॉफिट हो वो सेम होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि सेलिंग प्राइस के केस में भी जब आप परसेंटेज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे भी निकाल रहे हो उस समय भी परसेंटेज प्रॉफिट 20 ही रहना चाहिए। तो कर दो। इसका अर्थ हुआ कि ये अगर प्रॉफिट है तो इस बार ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है ना। तो अगर ये 5 सेलिंग प्राइस है और 1 प्रॉफिट है तो यहाँ से ये निकल के आता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 है। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी थी, 5 थी। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस को कितना % घटाना पड़ेगा। तो 5 से आपको कॉस्ट प्राइस 4 लाना पड़ेगा, तो 1 घटाना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा 5 से। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 20%। राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 5% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता और 120 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। देखो इसको कैसे लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि 100 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब ये 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो ये बेचेगा 105 में। ठीक है। अब पूछ रहा है कि अगर वो 10% कम पर ख़रीदा होता, अगर वो 10% कम पे ख़रीदेगा तो वो इस बार 90 में ख़रीदेगा और इसको 120 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। अब यहाँ पे 120 ऐड नहीं करना है। जब वो 10% कम पे ख़रीद रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 120% का। ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट हमने अगर यहाँ 120 ऐड करोगे, ये वैल्यू हमने सिर्फ मानी हुई है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 120 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको 20% का प्रॉफिट दिखाएंगे। तो 90 से अगर 120% का प्रॉफिट लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा वो, 90 × 120/100। ये करोगे तो 108 आएगा। ठीक है। तो जब वो 20% कम 10% कम पे ख़रीद रहा है तो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, डिफरेंस आ गया 3 का। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पहले 105 में बेच रहा था, अब 108 में बेच रहा है। हमारे हिसाब से डिफरेंस आ रहा है 3 का। क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना होना चाहिए, 120 का। ये तो बोल रहा है ना, हैड ही बॉट इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹120 मोर। तो ये डिफरेंस बोल रहा है कि 120 रुपये अधिक पर बेचा होता। तो आया कितना हमारे हिसाब से, हमने ये 100 मान के चला था तो हमारे पास ये डिफरेंस आया 105 और 108, 3 का अंतर आ गया। इसको बनाना है 120, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सब जगह 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो आएगा ना ये 120 का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा हमारी कॉस्ट प्राइस, 4000 आएगा ना, है ना। 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4000, और यही हमारी कॉस्ट प्राइस थी। कॉस्ट प्राइस हम 100 लेके चले थे ना, तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 4000 रुपये। ठीक है। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो बोल रहा है कि 5% के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 5% का प्रॉफिट क्या दिखाता है, 5% का प्रॉफिट ये दिखाता है कि सेलिंग प्राइस जो होगी वो कॉस्ट प्राइस की 1.05 टाइम्स होगी। ठीक। अब देखो ये फिर क्या कहता है कि अगर वो 10% कम पे ख़रीदा होता और 120 रुपये ज़्यादा में बेचता, पहले ये सेलिंग प्राइस थी, अगर ये सेलिंग प्राइस 120 रुपये ज़्यादा होती, है ना, 120 रुपये ज़्यादा होती, तो दूसरी बार ख़रीद कितने में रहा है, 10% कम में ख़रीद रहा है, तो यहाँ पे 0.9 CP आएगा। और ये जो सेलिंग प्राइस है ये इस बार प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, तो ये 1.2 टाइम्स होती है। 20% का मतलब क्या हुआ, 120/100, तो 1.2 कर दिया, क्योंकि सब जगह हम पॉइंट में ही लेके चल रहे हैं। ठीक है। या तो हम इसको सॉल्व कर लें, इसको भी अगर सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 1.05 CP प्लस 120, ये हो जाएगा 108, और 2 पॉइंट पे डेसिमल लग गया, इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 0.03 CP = 120। ये अगर और सिंप्लीफाई करोगे
तो सीपी की वैल्यू आ गई 120/0.03। सिंप्लीफाई करोगे तो आ गई 4000। ठीक, ऐसे भी कर सकते थे आप, है ना। यहाँ पे क्या किया, एक बार हमने कॉस्ट प्राइस सीपी लेके चले, तो जब सीपी लेके चले तो वहाँ से आ गया कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 5% ज़्यादा है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 पॉइंट इतना आ गया। अब दूसरी बार क्या कर रहा है कि 10% कम पे ख़रीदा जा रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई, दूसरी बार कॉस्ट प्राइस ये आ गई, और सेलिंग प्राइस क्या है, पहले से 120 रुपये ज़्यादा, तो पहले की ये तो हो गई पहले की सेलिंग प्राइस, इसमें 120 ऐड कर दिया। अब इक्वेशन क्या बनेगा कि जो दूसरी बार सेलिंग प्राइस है, अब ये दूसरी बार की टोटल सेलिंग प्राइस है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है इस पे बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट होगा, इसका अर्थ हुआ कि ये सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 120/100, ये 120/100 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपये कम है और विक्रय मूल्य 10 रुपये कम है, तो लाभ परसेंट में 10% की वृद्धि होती है। पहले 20% प्रॉफिट था, अभी जो प्रॉफिट है वो 10% बढ़ जाता है, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ प्रॉफिट 30% हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही है। ठीक है ना, तो ऊपर वाले की तरह जैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, अगर हम देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देना थोड़ा, हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसकी 100 थी, 100 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, तो 20% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। दूसरी बात बोल रहा है कि यदि इसकी कॉस्ट प्राइस 20 रुपये कम है। अब देखो, इसके पहले ही मैं भी बताया था कि हम एक्चुअल जो वैल्यू है 20 रुपये वो नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि ये हमें पता नहीं कि ये 100 है, 200 है, 300 है या 2000 है, हम तो ऐसे ही 100 लेके चल रहे हैं ना। अगर यहाँ पे परसेंटेज दिया होता कि 20% कम है, तो हम डेफिनेटली इसमें से परसेंटेज कम कर सकते थे, बट अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरी बार की कॉस्ट प्राइस हम 80 मान लेंगे, तुरंत क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कि यहाँ पे 20 कम कर दिया और यहाँ पे 10% की 30% के प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 130 मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे डिफरेंस निकालना शुरू कर दो, है ना। ये क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा आपका। देखो, इसको लगाने का वही तरीका है जो हमने दूसरा मेथड लगाया हुआ था ना। तो पहले तो 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ से निकल के आएगा कि जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस की 1.2 टाइम्स है। ठीक, अब बोल रहा है कि यदि इसकी कॉस्ट प्राइस 20 रुपये कम की जाती है, ये अगर इसकी कॉस्ट प्राइस हम 20 रुपये कम कर दें, तो कॉस्ट प्राइस हमारी आ जाएगी CP -20, क्योंकि कॉस्ट प्राइस CP थी। ठीक है, 20 रुपये कम कर दें और जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपये कम कर दें। सेलिंग प्राइस कितनी है, ये वाली सेलिंग प्राइस थी हमारी ना, इसमें से 10 रुपये कम कर दो। तो अगर इसमें से 10 रुपये कम करोगे तो ये हो गई दूसरी वाली सेलिंग प्राइस, ये दूसरी वाली कॉस्ट प्राइस, ये दूसरी वाली सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है तो लाभ परसेंट 10% बढ़ जाता है। पहले प्रॉफिट 20 था, अब प्रॉफिट 10 बढ़ेगा तो 20 और 10 20 से 10 और बढ़ेगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे इक्वलिटी बनाई हुई, ये क्या हमारी, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और टोटल प्रॉफिट हो रहा है इस बार 30%। तो अगर 30% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी। ये तो होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका अर्थ हुआ कि 1.3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन बन गया 1.3 CP -20 इक्वल टू 1.2 CP -10। सिंप्लीफाई करो, 1.3 CP माइनस यहाँ पे आ जाएगा 26, 1.2 CP -10, इसको इधर कर दो, तो 1.3 - 1.2 कितना आ जाएगा, 0.1 CP, और 26 को इधर कर दो, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 16, या फिर CP की वैल्यू आ गई 160। ठीक है, समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है
कि एक दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट देके एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचा और 1470 रुपये में बेचने पर उसको 1% का लॉस हो गया। ठीक है ना। तो अगर उसको 1% का लॉस हो गया 10% डिस्काउंट देने पे, जब 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो उसको 1% का लॉस हुआ। देखो, या तो हम ऐसे कर लें इस क्वेश्चन को, 10% डिस्काउंट देने के बाद 1470 में बेच रहा है, ठीक है ना। 10% अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस आती है 1470। या तो हम यहाँ से मार्क प्राइस निकाल लें, तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, 1470 ज़्यादा ही आएगी ना, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कम हो जाती है, तो मार्क प्राइस उससे ज़्यादा रहनी चाहिए। तो 10% का डिस्काउंट इंडिकेट करता है हमारा फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे 90 का बनेगा, तो ज़्यादा के लिए 100 को ऊपर करना पड़ेगा और 90 को नीचे। सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ गया, 14700/9। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं, फिर देखते हैं। अभी अब पूछ रहा है कि 1% का लॉस हो गया, ये मार्क प्राइस आ गई। अब देखो क्या बोल रहा है कि 1470 में बेचने पर 1% का लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि जब 1470 में बेचा जा रहा है तो 1% का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस से ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है ना 1470 में बेचने पे। तो 1470 से 1% यहाँ पे लॉस दिखाता है कि ये 99 है, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा लानी है तो 100 को ऊपर करो और 99 को नीचे। ठीक है, अब देखो क्या पूछता है कि अगर उसको बिना छूट दिए बेचा होता, तो अगर बिना छूट दिए बेचा होता तो ये जो मार्क प्राइस है यही सेलिंग प्राइस होती और कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी। तो अगर बिना छूट दिए बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा, ये हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 14700/9 और इसको डिवाइड कर दो इससे। ठीक है ना, इस पूरी क्वांटिटी से सेलिंग प्राइस है, इसको डिवाइड करोगे तो 99 ऊपर आ जाएगा और 1470 और 2 0 और, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11 और ये आ गया 10। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 11/10, 11/10 रेशियो आ गया आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। ठीक है ना, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 1 का, कहाँ से, 10 से, परसेंटेज निकालना हुआ तो आ जाएगा ये 10%। ठीक है, ये तो हो गया अगर हम इसको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग निकाल के कैलकुलेट करें तो। ठीक है, ऑप्शन से यहाँ पे 10% होना चाहिए था एक, इसका करेक्ट आंसर 10 ही है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है ना कि अगर 10 को छूट देने के बावजूद उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, यही तो था ना स्टेटमेंट। हमारे पास क्या था कि अगर किसी वस्तु को कुछ % छूट देने के बावजूद भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट रेशियो होता था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। ठीक, ऑलरेडी पार्ट 2 में ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, 10% का डिस्काउंट, यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा 90 बन जाएगा और 1% का लॉस, यहाँ पे 99 बन गया। यहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा है, लॉस कम है, तो मार्क प्राइस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए 99 वाले को ऊपर रखो और कम वाले को नीचे। सिंपली आ गया। अब यहाँ से रेशियो क्या बन जाएगा, 11 और बटे 10। अब जब मार्क प्राइस पे ही बेचा जाएगा तो ये मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इसी को हम लिख देंगे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 11/10, या फिर प्रॉफिट आ गया 1 का, 10 से परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आ जाएगा आपका 10%। देख रहे हो कितनी ईजिली कर पा रहे हो, है ना। इस मेथड से करोगे, अगर ऐसे करने बैठ गए, जहाँ 4 क्वेश्चन लगाना रहेगा वहाँ एक ही क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है ना,
तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझो, ये पार्ट 2 या पार्ट 2 में है। बेसिकली हमने काफ़ी डिटेल में एक एक स्टेप वाइज बताया हुआ है इस मेथड को ना, कि आप डायरेक्टली मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे कैसे पहुँच जाओगे। ठीक है, एक बार समझ गए ना तो आप देखोगे कि और बहुत ईजिली आप मिक्सचर के, है ना, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली आप कर पाओगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 हमने ख़त्म कर लिया आज, है ना। पार्ट 3 अगर हमारा फाइनल होगा तो उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। ठीक है ना, और पार्ट 3 में हम कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म ही कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा के इसको ख़त्म कर दें। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में कवर कर ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।